गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग कैपिटल गेन के अमेंडमेंट पे चर्चा करना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं है, पर इसमें 3 से 4 अमेंडमेंट जो हैं वो तीनों चारों इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर इस साल न्यूमेरिकल आना स्वाभाविक है, आएंगे ही आएंगे। 3 to 4 अमेंडमेंट है जो कि आपके काम के हैं, जो मैं आपके साथ में डिस्कशन कर रहा हूँ। पहला सेक्शन 50C कैपिटल गेन का है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप बेचते हो, उसके कंसीडरेशन पे तय करने वाली बात है। तो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर सेक्शन 50C है। यही सेक्शन क्लब होता है आपका, ये तो कैपिटल गेन का है। यही सेक्शन क्लब होता है बिजनेस प्रोफेशन के सेक्शन के साथ। बिजनेस प्रोफेशन में सेक्शन 43CA, वहाँ पे यही बात थी। बस यहाँ पे था कि अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग को सेल करा है और वो आपके पास हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड थी, स्टॉक इन ट्रेड था, तो ये सेक्शन लगता है। और यहाँ पे यही सेक्शन में आपने लैंड एंड बिल्डिंग को सेल किया है और ये आपके पास कैपिटल असेट्स के रूप में है। इसका मतलब सेक्शन 43CA बिजनेस प्रोफेशन का और सेक्शन 50C कैपिटल गेन का एक ही बात है। अंतर यह है कि अगर आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड के रूप में रखी है और आप उसे बेचते हो तो सेक्शन 43CA बिजनेस प्रोफेशन लगेगा। अगर आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग कैपिटल असेट्स के रूप में है और आप उसे बेचते हो तो सेक्शन 50C लगेगा। इन दोनों सेक्शनों में एक बात बोली गई है कि हाउ टू डिसाइड, हाउ टू डिटरमाइन फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। आप उसे सेल वैल्यू क्या मानोगे, आप लैंड एंड बिल्डिंग की सेल वैल्यू क्या मानोगे। इस सेक्शन के पीछे तर्क ये था कि कई बार कोई क्लाइंट जान करके अपनी प्रॉपर्टी को जब सेल करता है तो उसकी सेल वैल्यू वो कम दिखाता है, तो इनकम टैक्स वालों ने बोला है कि भाई उसकी सेल वैल्यू सही बताओ, नहीं बताओगे तो फिर हम उसकी सेल वैल्यू तय करेंगे। क्या रूल बना? मैं कैपिटल गेन सेक्शन 50C की बात करता हूं। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी चल रही है, सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ, दोनों मतलब या तो फ्लैट या लैंड या मकान पूरा, इसको बेचते हैं। फेयर वैल्यू कंसिडरेशन क्या होगी? पहला रूल, फर्स्ट रूल, आपने जो एक्चुअल कंसिडरेशन लिया है, एक्चुअल कंसिडरेशन जो लिया है बेचने का, उसका 110% करते हैं। इसको कंपेयर करते हैं स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से। अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अगर इसकी ज़्यादा है, अगर एक्चुअल कंसिडरेशन का 110% करा, आपको याद दिला दूं अमेंडमेंट, ये पहले 105% था, अभी 110% हो गया। द अमेंडमेंट इज पहले 105% था, अब 110% हो गया है। अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अर्थात लैंड एंड बिल्डिंग अगर आपने बेची है और बेचने पर अगर आपको जो उसका कंसिडरेशन हुआ है उसका 110% कर ले, उसका 110% कर ले, उसका 110% कर ले और उसके 110% को स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कंसिडर करें। अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडरेशन के 110% से ज़्यादा है तो फिर फेयर वैल्यू कंसिडरेशन इक्वल टू होगा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। ये आंसर है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें मेरे यारों कि अगर एक्चुअल कंसिडरेशन का 110% स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा है, मतलब स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल कंसिडरेशन के 110% से कम है। एक्चुअल कंसिडरेशन का 110% स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कम है। ऐसी दशा में आंसर होगा
फेयर वैल्यू कंसिडरेशन इज द एक्चुअल कंसिडरेशन। खत्म। एक्चुअल कंसिडरेशन। अब मेरे दोस्त इसमें भी बात ये आती कि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी तारीख की लूं। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी तारीख की लूं? जब मैं कंपेयर करूंगा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, वो एग्रीमेंट की तारीख की लूं, एग्रीमेंट की डेट की लूं। ये बात मैंने बिजनेस प्रोफेशन का सेक्शन 43 सीए पढ़ाया था, तो वहां पे भी मैंने क्लिक में दिया था। जब मैंने सेक्शन 43 सीए बिजनेस प्रोफेशन का अमेंडमेंट पढ़ाया था, तो वहां पे भी मैंने ये लाइन लिखी थी, आज फिर लिख रहा हूं। और अगर रजिस्ट्रेशन की डेट के लिए कौन सी तारीख की ले, तो उनका कहना यह है कि आप एग्रीमेंट की तारीख की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू तब लोगे इफ एडवांस मनी रिसीव्ड ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट by way of account pay check or online payment RTGS, NEFT, गूगल पे एक्सेट्रा। बट अगर रजिस्ट्रेशन की डेट का कब लोगे दोस्त, रजिस्ट्रेशन की डेट का कब लोगे? if no advance money received on date of agreement, or if advance money received on the date of agreement other than account pay check or online। मीन्स कैश में लिया, खत्म। ये बात मैंने सेक्शन 43 सीए जब पढ़ाया था तब भी बात करी थी। तो बात ये आती है दोस्त कि अगर आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग जो कैपिटल असेट्स के रूप में उसको बेचा हो, उसकी सेल वैल्यू क्या मानेंगे? उसके कंसिडरेशन का 110% करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से। अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अगर उसकी ज़्यादा है तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को फेयर वैल्यू कंसिडरेशन, अगर एक्चुअल कंसिडरेशन का 110% स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा है, मतलब स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कम है, एक्चुअल कंसिडरेशन को सेल कंसिडरेशन मानेंगे। दोनों के एग्जाम्पल लिख के समझा दूं। पहला एग्जाम्पल, इफ द एक्चुअल कंसिडरेशन इज, यहाँ पे ले लें अपन बड़ा थोड़ा सा 20 लाख, और आपकी यहाँ पे ले लें अपन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 21.5 लाख। पहली बात, एक्चुअल कंसिडरेशन का 110%, 20 लाख का 110%, 22 लाख, और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हुई 21.5 लाख। क्या स्टाम्प ड्यूटी ये ज़्यादा है? यस। आंसर है 20 लाख एक्चुअल कंसिडरेशन इज द फेयर वैल्यू कंसिडरेशन। चेक कर ले। सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे दोस्त, यही कि इफ स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इज 23 लाख, तो फिर एक्चुअल कंसिडरेशन का 110%, 20 का 110%, 22 लाख, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 23 लाख, ये ज़्यादा है। तो आंसर होगा 23 लाख इज द फेयर वैल्यू कंसिडरेशन इज द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। खत्म। चेक कर ले दोस्त, यदि कंसिडरेशन के 110% स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू वुड बी द फेयर वैल्यू कंसिडरेशन, यदि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कम है तो एक्चुअल कंसिडरेशन वुड बी द फेयर वैल्यू कंसिडरेशन।
स्टाम्प ड्यूटी कौन सी तारीख की लेंगे, एग्रीमेंट की तारीख पर कि रजिस्ट्रेशन की तारीख पर, तो डिपेंड करता है कि क्या एग्रीमेंट की तारीख पर कोई एडवांस मनी मिला है, कोई एडवांस मनी अकाउंट पे चेक से मिला हो तो फिर एग्रीमेंट की डेट की स्टाम्प ड्यूटी को कंपेयर करेंगे। एडवांस मनी नहीं मिला हो या कैश में मिला हो तो रजिस्ट्रेशन की डेट पर स्टाम्प ड्यूटी को कंपेयर करेंगे। खत्म। ये पहला अमेंडमेंट। अब दोस्त एक अदर सोर्सेज का अमेंडमेंट भी होता है, इसी के साथ एसोसिएटेड है। वो अदर सोर्सेस के हेड में भी समझाता हूं। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 10, सबसेक्शन 10 यही एग्जांपल तीसरे वाला। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 10 कहता है कि गिफ्ट अगर मुझे किसी से नॉन रिलेटिव से अदर देन मैरिज ऑक्यूपेशन, वो 7 ऑकेशन जो मैं सेक्शन 56 में अदर सोर्सेस में सिखाता हूं या जिसने अभी नहीं पढ़ा तो सिखाऊंगा। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जब अपने को किसी से गिफ्ट मिले तो जितनी भी मिले वो एग्जाम्प्ट है, जैसे शादी में मिले पूरी एग्जाम, रिलेटिव से मिले पूरी एग्जाम, कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ मिले पूरी एग्जाम, विल इनहेरिटेंस में मिले एग्जाम, कोई भी अगर अपने को लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट से गिफ्ट मिले एग्जाम, स्कॉलरशिप मिले एग्जाम। पर अगर इन मुद्दों के अलावा अगर मुझे किसी से गिफ्ट मिली हो और 50,000 से ऊपर की गिफ्ट मिली हो तो वो रिसीवर के लिए टैक्सेबल होता है। अब गिफ्ट में दो चीजें कि या तो विदाउट कंसीडरेशन पूरी चीज मिली या विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन। विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन, विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन का मतलब होता है कि कंसेशन में कोई चीज मिली हो। तो सेक्शन 56 सबसेक्शन 10 कहता है कि यदि मुझे किसी से कोई असेट्स नॉन रिलेटिव से अदर देन शादी के मौके से अगर मेरे को कंटेम्पलेशन डेथ के अलावा, विल के अलावा, मतलब वो 6 मुद्दे जो एग्जाम है उनके अलावा मिली हो तो जो गिफ्ट मिली है वो 50,000 से ज्यादा की मिली हो तो रिसीवर के लिए टैक्सेबल। अब यही सेक्शन 56 2 सबसेक्शन 10 सेक्शन 50C कैपिटल गेन से कैसे रिलेवेंट हुआ। एग्जाम्पल वही सेकेंड वाला, इसी एग्जाम्पल को लेता हूं मैं, इसी एग्जाम्पल को ले रहा हूं कि एक्चुअल कंसिडरेशन का 110%, क्योंकि जब 50C में अमेंडमेंट हुआ तो सेक्शन 56 2 सबसेक्शन 10 में भी अमेंडमेंट होना स्वाभाविक है, क्योंकि वहां पे भी ये पहले 105% था, अब 110 हो गया। तो 3 सेक्शन एक साथ अमेंडमेंट हुए 105 से 110 पे। सेक्शन 43C बिजनेस प्रोफेशन में, सेक्शन 50C कैपिटल गेन में और सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 10 अदर सोर्सेस में। ये तीनों सेक्शन में पहले कंसीडरेशन का 105% था, इन तीनों सेक्शन में अब कंसीडरेशन का 110% हो गया। इनका कहना है कंसीडरेशन का 110%, सेम वाली बात, और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 23 लाख। अब यहां पे सेलर के लिए तो फेयर वैल्यू कंसीडरेशन 23 लाख हो गया, ओके। पर बायर के लिए क्या हुआ, बायर के लिए क्या हुआ, पर बायर के लिए क्या हुआ, बायर के लिए क्या करना है दोस्त बताओ। व्हाट इज द रूल फॉर द बायर। बायर के लिए नियम यह है सेक्शन 56 सबसेक्शन 210 में कि यदि हमको किसी से इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में कोई असेट्स मिली हो, इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, इनएडिक्वेट मतलब बिना पर्याप्त प्रतिफल, आपकी भाषा में कंसेशन में, आपकी भाषा में सस्ते में। क्या ये सस्ते में मिली है स्टाम्प ड्यूटी 23 लाख और आपकी वैल्यू है 20 लाख? क्या 3 लाख सस्ते में मिली है? क्या बायर के लिए 3 लाख सस्ते की बात है? क्या बायर के लिए 3 लाख रुपए सस्ते की बात है? हाँ, यदि हमको किसी से इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, इनएडिक्वेट कंसीडरेशन मतलब सस्ते में, मतलब कंसेशन में, कंसेशन में मिली हो तो बायर के लिए बोलता है कि इफ कंसेशन, इफ कंसेशन मतलब ये जो कंसेशन है ए पॉइंट 50,000 और बी पॉइंट 10% ऑफ कंसीडरेशन से ज्यादा है। अगर कंसेशन 50,000 या 10% ऑफ कंसीडरेशन से ज्यादा है तो फिर वो कंसीडरेशन, वो कंसेशन
आपके लिए टैक्सेबल होगा, वो कंसेशन आपके लिए टैक्सेबल होगा, वो कंसेशन बायर के लिए टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेस में। इस प्रस्तुत क्वेश्चन में 10% ऑफ कंसिडरेशन आपकी यहाँ पे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब कंसेशन कैसे निकालेंगे, एक्चुअल सेल्स यहाँ पे ध्यान देना। एक्चुअल सेल्स मतलब यहाँ पे अगर मैं बातचीत करूं कि यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन। इस प्रस्तुत क्वेश्चन में स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितने की हुई 23 लाख, कंसिडरेशन कितने का हुआ 20 लाख, कंसेशन कितने का हुआ 3 लाख। क्या ये कंसेशन 50,000 से ज़्यादा का है? हाँ। क्या ये कंसेशन 10% ऑफ कंसिडरेशन से ज़्यादा का है? 20 लाख का 10% होता है 2 लाख। क्या ये उससे ज़्यादा का है? हाँ। अगर ये कंसेशन 10% ऑफ कंसिडरेशन से कम हो या 50,000 से कम हो तो फिर कोई अदर सोर्सेस में टैक्सेबल गिफ्ट नहीं मानेंगे। इनकम टैक्स का सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 10 50C कैपिटल गेन से लिंक कैसे हुआ? उन्होंने बोला कि जो सेलर है उसके लिए तो हमने 50C पढ़ चुके हैं, क्या कंसीडरेशन सेल वैल्यू मानेंगे, पर जो बायर है क्या उसको वो चीज सस्ते में पड़ी? 20 लाख में दे दी आपने वो प्रॉपर्टी, जबकि उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 23 लाख थी। बायर को 3 लाख रुपए सस्ते में पड़ा। क्या इनडायरेक्टली बायर को गिफ्ट मिली? क्या इनडायरेक्टली बायर को गिफ्ट मिली? यस। अगर ये सस्ता अमाउंट 50,000 से तथा 10% ऑफ द कंसिडरेशन इन दोनों अमाउंट से ज्यादा हो तो जो ज्यादा है पूरी अमाउंट टैक्सेबल होगी। इस दशा में 3 लाख रुपए पूरे अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। सेक्शन 56(2)(3)(10) में एक बच्चे ने बोला डबल टैक्सेशन हो गया। इधर भी आपने 23 लाख लेके सेलर को 3 लाख से ज्यादा सेल वैल्यू बढ़ाकर उसके ऊपर इनकम टैक्स बढ़ा दिया, और इधर भी ये 3 लाख रुपए आपने बायर के लिए परचेजर जोड़ दिया, और इधर भी आपने 3 लाख रुपए बायर के लिए परचेजर के रूप में जोड़ दिया, तो ये तो डबल टैक्सेशन हो गया। नहीं, अगर आप इंटरनेशनल टैक्सेशन की बातचीत करते हैं, डबल टैक्सेशन की बात करते हैं, तो डबल टैक्सेशन उसे कहते हैं जब एक ही आदमी पर 2 बार एक ही इनकम पे टैक्स लग जाए। यहां आदमी 2 अलग अलग है, एक सेलर है और एक बायर है। सेलर के लिए सेक्शन 50C, बायर के लिए सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 10 अदर सोर्सेस का है। अदर सोर्सेस का सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 10 ये कहता है कि अगर आपने किसी से कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ली है और वो अगर उसका कंसेशन अमाउंट मतलब स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन, जो कंसेशन अमाउंट है वो 50,000 रुपए या 10% ऑफ कंसिडरेशन इन दोनों से ज्यादा हो तो जो ज्यादा है, ज्यादा निकल गया तो जो ज्यादा नहीं बोलूंगा, ज्यादा निकल गया तो वो पूरा ज्यादा टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेस में सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 9। पर अगर यही प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं कि 2150 में देते तो 20 लाख और 21.50 कंसेशन अमाउंट होता 1.5 लाख। अब यहां कंपेयर करते 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन, 10% होता कंसिडरेशन का 1.5 लाख, और ये 2 लाख, और ये 2 लाख से ज्यादा का कंसेशन नहीं है और ये 1.5 लाख है, तो नो टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेस। मतलब अदर सोर्सेस में तभी टैक्सेबल होगा जब कंसेशन का अमाउंट 50,000 या 10% ऑफ कंसिडरेशन इन दोनों में जो ज्यादा हो उससे ज्यादा कंसेशन। पहला केस में 50,000 और 10% 2 लाख, इन दोनों से ज्यादा कंसेशन 3 लाख था तो 3 लाख पूरे जुड़ जाएंगे, तो 3 लाख पूरे जुड़ जाएंगे। पर सेकेंड केस में कंसेशन अमाउंट 1.5 लाख और 10% ऑफ कंसिडरेशन 2 लाख, तो कंसेशन अमाउंट इज लेस देन द 10% ऑफ द कंसिडरेशन, नहीं जुड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, एक लाइन कंक्लूजन कर दूं।
अगर उधर सेलर के लिए स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसिडर कराए, मतलब इधर अदर सोर्सेस में परचेजर भी मरेगा और परचेजर के ऊपर भी वो डिफरेंस अदर सोर्सेस में आएगा, क्योंकि उधर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू तभी लेंगे जब 110% से स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा हो, और अगर 110% से स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है तो उधर स्टाम्प ड्यूटी को सेल वैल्यू मान लिया। बायर के लिए कंपेयर करेंगे, बशर्ते 50,000 से ज्यादा हो 10%। बायर के लिए कंपेयर करेंगे कंसेशन अमाउंट, कंसेशन अमाउंट मतलब पहले निकाल लो सेल स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन, ये कंसेशन अमाउंट हुआ। इस कंसेशन अमाउंट को रख लो। अब इसे कंपेयर करो 50,000 और 10% ऑफ स्टाम्प ड्यूटी, जो दोनों में ज्यादा हो, ये जो आ रहा अमाउंट इसको कंपेयर करो कंसेशन अमाउंट से। और अब अगर आपका कंसेशन अमाउंट ज्यादा है तो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में टैक्सेबल होगा। शॉर्ट में सेक्शन 50C कैपिटल गेन, सेक्शन 43 CA बिजनेस प्रोफेशन, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 10 अदर सोर्सेस, तीनों लिंकेज है। बिजनेस प्रोफेशन में सेक्शन 43 CA सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, लैंड बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड के रूप में रखिए, बेचिए, उसकी सेल वैल्यू को निकालने की बात कहता है। सेक्शन 53 यही लैंड एंड बिल्डिंग कैपिटल असेट्स के रूप में, उसको बेचने पर फेयर वैल्यू कंसिडरेशन निकालने पे कहता है। सेक्शन 56 2 सबसेक्शन 10 अदर सोर्सेस कहता है कि मुझे कंसेशन गिफ्ट मिली है, वो गिफ्ट 50,000 से ज्यादा तथा 10% ऑफ स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा की है तो वो कंसेशन अमाउंट अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। खत्म। एक बड़ा भारी अमेंडमेंट खत्म, और इस पे इस साल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। चले दोस्त, अब एक और कैपिटल गेन में अमेंडमेंट, सदाबहार अमेंडमेंट, कैपिटल गेन में अमेंडमेंट, इंडेक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 इज 301। ये याद रखना, सिंपल सा अमेंडमेंट है। एक नया अमेंडमेंट सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड एंड बिल्डिंग और बहुत एक्वायर परचेज बिफोर 1 अप्रैल 2001। अब इनमें पहले रूल क्या था, ओल्ड रूल क्या था? अगर 1 अप्रैल 2001 के पहले कोई असेट्स खरीदी थी लैंड एंड बिल्डिंग और आप उसे आज बेच रहे हो, तो उसके लिए ओल्ड रूल यह था कि उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानते थे, राइट? क्या राइट दोस्त, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानते थे एक्चुअल कॉस्ट और 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू, जो दोनों में ज्यादा हो, विच एवर इज हायर। बट इसमें एक अमेंडमेंट आया है मेरे यारों, उन्होंने बोला है कि 1 अप्रैल 2001 की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो 1 अप्रैल 2001 के स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती, अगर 1 अप्रैल 2001 की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की अवेलेबल हो तो, और अगर अवेलेबल नहीं हो तो कोई टेंशन ही नहीं, वही पुराना रूल। तो अमेंडमेंट क्या आया, व्हाट इज द अमेंडमेंट क्या आया? इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग की 1 अप्रैल 2001 की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अवेलेबल है, तो फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001। अमेंडमेंट, फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 की cannot be exceed
exceed the stamp duty value of 1/4/2001। क्या मतलब? वो कहता है कि अगर 1 अप्रैल 2001 की लैंड एंड बिल्डिंग की फेयर मार्केट वैल्यू दी है और 1 अप्रैल 2001 की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू भी दी है, तो अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू दी है और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अगर आपकी फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है तो आपका पुराना वाला रूल ही लगेगा। पर अगर आपकी फेयर मार्केट वैल्यू स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा आ गई तो बोले फेयर मार्केट वैल्यू को कंसीडर मत करो और अब स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसीडर करो और कॉस्ट और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर को लो। कॉस्ट और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर को लो। अगर 1 अप्रैल 2001 की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू आपके पास अवेलेबल है और आपकी फेयर मार्केट वैल्यू स्टाम्प ड्यूटी से ज्यादा आ गई हो और आपकी ज्यादा आ गई हो। एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल लिए बगैर इसे नहीं पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी परचेज करी 1998 को, उसकी कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट 5 लाख है। 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू 7 लाख है और 1 अप्रैल 2001 की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू नॉट अवेलेबल। पहली बात तो नॉट अवेलेबल। सॉल्यूशन सिंपल 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 सिंपल। क्या लोगे? 5 लाख, थोड़ा बड़ा कर दो भैया, कॉस्ट 5 लाख और 7 लाख, जो दोनों में ज्यादा हो तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी 7 लाख। खत्म। पहला पुराना रूल सिंपल। दूसरा क्वेश्चन, 1998 की परचेज कॉस्ट 5 लाख, 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू 7 लाख और 1 अप्रैल 2001 की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 6 लाख। अब स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 1 अप्रैल 2001 की अवेलेबल है मेरे दोस्त और ये इससे ज्यादा है, तो अब मैं इसको भूल जाऊंगा। अब मैं कंपेयर करूंगा मेरे यारों, कॉस्ट 5 लाख और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 6 लाख और इन दोनों में जो ज्यादा है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हुआ 6 लाख। खत्म। खत्म। मतलब इफ योर फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड, if your fair market value exceed the stamp duty value, then fair market value would be ignored and compare cost or stamp duty value whichever is more. Your fair market value cannot exceed the stamp duty value if 1 अप्रैल 2001 की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अवेलेबल। अच्छा, ये नियम सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग पर ही आया है क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी पर ही स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू देखते हैं। This rule is applicable only immovable property purchased before 1st April 2001 and now you are selling, then what would be the cost of acquisition? इंडेक्स तो 100 का ही लगेगा, इंडेक्स तो अपॉन 100 इंटू 301 ही होगा, बट द इंपॉर्टेंट थिंग है कि इंडेक्स कितने पे लगे, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख पे। इफ स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू नॉट अवेलेबल, फ्री, पुराना, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज मोर। इफ स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इज अवेलेबल एंड इफ fair market value is more than the stamp duty value, then ignore the fair market value and consider cost or stamp duty value whichever is more. तीसरा एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट 9 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू 8 लाख, राइट, 1 अप्रैल 2001 की और 1 अप्रैल 2001 की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 6 लाख। सॉल्यूशन, कॉस्ट 9 लाख, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 6 लाख,
ये इग्नोर, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू इज मोर देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, देन फेयर मार्केट वैल्यू वुड नॉट बी कंसिडर्ड, वुड नॉट बी कंपेरेबल. आंसर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 9 लाख. 9 लाख चेक कर लें. 9 लाख. एक छोटा सा क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा कि सर अगर मान लो फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है, फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है, तो फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो उसको इग्नोर कर दिया. अब कंपेयर करो कॉस्ट और स्टैम्प ड्यूटी, विच एवर इज मोर. सर अगर फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी से कम है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है, फेयर मार्केट वैल्यू कम है, तो फिर स्टैम्प ड्यूटी को इग्नोर कर दो और कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज मोर. इसका मतलब वो बोल रहा है कि फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. इट मीन्स इफ योर फेयर मार्केट वैल्यू इज मोर देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, देन इग्नोर द फेयर मार्केट वैल्यू एंड कंसिडर द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट, actual cost or stamp duty value, whichever is more. But if your stamp duty value is available and it is more than the fair market value, and if it is more than the fair market value, then please ignore the stamp duty value and consider cost or fair market value, whichever is more. ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में जबरदस्त अमेंडमेंट आया है और जबरदस्त अमेंडमेंट के तहत मैं मानता हूं कि ये आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है. आप मेरी रेगुलर बैच में देखते हो तो मैंने रेगुलर बैच में इसके काफ़ी न्यूमेरिकल कराए दोस्त, और मैंने इसकी रेगुलर बैच में काफ़ी न्यूमेरिकल पे, मॉड्यूल के न्यूमेरिकल की बात बोलूं, जो बच्चों ने मेरी फुल फ्लेज बैच ली है, जो मैंने फास्टैग बैच ली है, उन लोगों को तो मैंने न्यूमेरिकल के साथ में ही पूरा अमेंडमेंट उसी के साथ पढ़ाता हूँ. ये लेक्चर तो मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूं जो सिर्फ अमेंडमेंट देखना चाहते हैं, बट जो बच्चे रेगुलर बैच अटेंड कर रहे हैं, जो बच्चे रेगुलर अटेंड करते हैं, उनको तो मैंने पूरे न्यूमेरिकल कराए, क्योंकि इनकम टैक्स की एक दुखती नस पूरे इंडिया की है. थ्योरी तो सब पढ़ा देते पर न्यूमेरिकल कोई नहीं कराता है, और मैं सारे न्यूमेरिकल कराता हूं. तो अगर आप मेरे रेगुलर बैच में जाएंगे तो फुल मॉड्यूल सॉल्व है, फुल मॉड्यूल सॉल्व है. तो फुल मॉड्यूल सॉल्व में जो टेस्ट योर नॉलेज में जो आखिरी के 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, टोटल 7 क्वेश्चन है टेस्ट योर नॉलेज में, और एग्जाम्पल में करीब 15 है, करीब 25 एक क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं मॉड्यूल में आपके. उसमें से एटलीस्ट टेस्ट योर नॉलेज के आखिरी के 4-5 क्वेश्चन जरूर करें, उसमें से भी आखिरी के 2 क्वेश्चन जरूर करें जो मैंने करवाए अपने रेगुलर बैच में. एक विशेष सूचना आप लोगों के लिए हमेशा की तरह, आप लोगों में से जिन बच्चों ने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है लेटेस्ट अमेंडमेंट लेक्चरों के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सीए दीपक टिब्रेवाल के नाम से आप यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब करें, तथा टेलीग्राम चैनल सीए दीपक टिब्रेवाल, उसका नाम भी यही है, सीए दीपक टिब्रेवाल. द नेम इज सेम फॉर द यूट्यूब चैनल एंड द टेलीग्राम चैनल, सीए दीपक टिब्रेवाल अकाउंट्स एंड टैक्स बाय सीए दीपक टिब्रेवाल. तो आप यूट्यूब चैनल तथा टेलीग्राम चैनल प्लीज दोनों सब्सक्राइब करके रखें फॉर द लेटेस्ट अपडेशन, फॉर द लेटेस्ट अमेंडमेंट, फॉर द फ्री नोट्स, फॉर द फ्री वेरी यूजफुल थिंग फॉर योर एग्जाम. सो प्लीज सब्सक्राइब टेलीग्राम चैनल एंड यूट्यूब चैनल सीए दीपक टिब्रेवाल, सो दैट यू कैन फाइंड लेटेस्ट अमेंडमेंट. आपको फ्री नोट्स, फ्री बहुत सारी चीजें मिलेगी. अगला एक और छोटा सा पॉइंट, एक और अमेंडमेंट दोस्त, 3 अमेंडमेंट हो गए. चौथा अमेंडमेंट सेक्शन 50B स्लम सेल पर. स्लम सेल पर दोस्त, स्लम सेल क्या होता है आपको मालूम है? स्लम सेल मतलब यदि किसी व्यक्ति ने अपनी कोई बिजनेस की एक यूनिट एज इट इज बेच दी हो, तो उसका कंसीडरेशन हम लमसम में लेते हैं. ऐसी दशा में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिसाइड करते समय 36 मंथ का कैलकुलेशन लेते हैं. पर स्लम सेल में आपको मालूम हो इंडेक्सेशन की फैसिलिटी नहीं मिलती है. ऐसे स्लम सेल के सवाल करते समय व्हेन वी सेल वन विंग्स ऑफ द बिजनेस एज ए लमसम, मैंने अपनी एक पूरी विंग्स, पूरा एक बिजनेस की एक विंग्स बेच दी लमसम में, एंड आई गॉट द लमसम कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस लेस. यहां कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं होती है, यहां नेटवर्थ होती, नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस होती. उस नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस को निकालने का तरीका होता है ऑल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज. असेट्स जिस पर डेप्रीशिएशन लगता है उसके डेप्रीशिएबल वैल्यू, बुक वैल्यू, WDV वैल्यू, जिस पर सेक्शन 35 AD वाली बात है उसकी वैल्यू निल,
और अदर असेट्स पर बुक वैल्यू लेते हैं, लेस लाइबिलिटीज घटाते हैं और हम उसकी नेटवर्थ निकालते हैं, आपको याद हो तो। और नेटवर्थ को सेल में से घटाकर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। नेटवर्थ का आपको एक सर्टिफिकेट सीए से लेना पड़ता है, सीए से लेना पड़ता है, सीए की चांदी। और इसमें एक अमेंडमेंट थ्योरेटिकल आया है कि अब ये जो सीए का सर्टिफिकेट है ये आपको रिटर्न भरने के 1 महीने पहले आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो पहले सर्टिफिकेशन जितने भी थे वो रिटर्न भरने के साथ साथ सबमिट करने पड़ते थे, और अब सब दूर एक अमेंडमेंट आ गया कि वॉट एवर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड दैट वुड बी फाइल टू द डिपार्टमेंट बिफोर 1 month ऑफ द डेट ऑफ रिटर्न फाइल। इट मीन्स ये है कि अब आपको सीए का नेटवर्थ का सर्टिफिकेट, उस विंग्स का नेटवर्थ का सर्टिफिकेट आपको रिटर्न भरने के 1 महीने पहले सबमिट करना पड़ेगा। तो अमेंडमेंट सिर्फ थ्योरेटिकल है। पहले ये सीए सर्टिफिकेट ऑफ नेटवर्थ ऑफ दैट विंग्स वुड बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। अब ये सीए सर्टिफिकेट वुड बी फाइल इन द डिपार्टमेंट बिफोर 1 month ऑफ द डेट ऑफ फाइलिंग। इसका मतलब अब सीए का सर्टिफिकेट 1 महीने पहले आपको डिपार्टमेंट में सबमिट करना पड़ेगा उस बिजनेस विंग की नेटवर्थ का। नेटवर्थ मीन्स ऑल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। स्लम सेल की दशा में नेटवर्थ का सर्टिफिकेट 1 महीने पहले सबमिट करने का अमेंडमेंट आपको दिया गया है। सेक्शन 115 बीएसी का कैपिटल गेन में कोई इंपैक्ट नहीं है। सेक्शन 115 बीएसी से रिलेटेड सेक्शन 115 बीएसी का इंपैक्ट कैपिटल गेन हेड में नहीं है। कुल मिला के 5 अमेंडमेंट काम के। सेक्शन 50C सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 110% हो गया, पहले 105% था, अब 110% हो गया। इट वुड बी कंपेयर विद द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से ज्यादा है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू वुड बी द फेयर वैल्यू कंसिडरेशन। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कम है, एक्चुअल कंसिडरेशन वुड बी द फेयर वैल्यू कंसिडरेशन। स्टाम्प ड्यूटी कंपेयर करेंगे एग्रीमेंट की, इफ एडवांस मनी टेकन ऑनलाइन और अकाउंट पे चेक, इफ नो एडवांस मनी रिसीव्ड, रजिस्ट्रेशन डेट स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू वुड बी कंसिडर्ड। पहला अमेंडमेंट। दूसरा अमेंडमेंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज बिफोर 1 अप्रैल 2001। तो आपके लिए कॉस्ट लेंगे एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज मोर। बट इफ 1 अप्रैल 2001 की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अवेलेबल है, देन फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। इफ फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, इग्नोर फेयर मार्केट वैल्यू, compare cost with the stamp duty value, whichever is more would be considered as a actual cost and indexation would be applied on that cost. तीसरा अमेंडमेंट, नया इंडेक्सेशन 2020-21 का 301 है, सेल करते समय मल्टीप्लाई 301 से करोगे। चौथा अमेंडमेंट, आपको स्लम सेल की दशा में सीए का नेटवर्थ सर्टिफिकेट ऑफ दैट विंग्स वुड बी सबमिटेड 1 month बिफोर। और 5वीं बातचीत करूं अगर आपके साथ, तो 115 बीएसी में इसमें कैपिटल गेन हेड में कोई अमेंडमेंट नहीं है। इन्हीं बातों के साथ कैपिटल गेन के अमेंडमेंट समाप्त होते हैं। थैंक यू। अदर सोर्सेस के अमेंडमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।